प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है बुधवार, तारीख है 5 अप्रैल 2023। विषय है फिनलैंड में दक्षिण पंथ का उभार। फिनलैंड में दक्षिण पंथ का उभार, यह आलेख लिखे हैं शिवकांत जी, जो पूर्व संपादक BBC हिंदी के हैं। दुनिया के सबसे खुशहाल देश माने जाने वाले फिनलैंड में कर्ज के बढ़ते बोझ की वजह से राजनीति का पलड़ा वामपंथ से दक्षिणपंथ की ओर झुक गया है। यूक्रेन पर रूसी हमले का मुखर विरोध करने और दशकों की गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़कर फिनलैंड को नाटो में शामिल करने के कारण देश विदेश में लोकप्रिय बनी प्रधानमंत्री सन्ना मरीन कांटे की त्रिकोणीय टक्कर में हार गई है। विश्व की सबसे युवा, खूबसूरत रॉक स्टार की छवि वाली और महिलाओं के नेतृत्व वाली 5 पार्टियों के मध्य वामपंथी मोर्चे की नेता होने के कारण विश्व समुदाय में उनकी एक विशिष्ट पहचान बनी थी। परंतु एक पार्टी में पीने और नाचने का उनका वीडियो विवाद का विषय बन गया। उनके समर्थन में युवाओं और महिलाओं ने कई वीडियो जारी किए, पर कोई जुगत काम न आ सका। चुनाव में मरीन की रॉक स्टार की छवि और कार्यशैली मुद्दा बनी ही नहीं। यूक्रेन युद्ध और नाटो में शामिल होना भी मसला नहीं था, क्योंकि इन पर लगभग सभी पार्टियों की एक राय थी। चुनाव के विषय बने तेजी से बढ़ता राष्ट्रीय और निजी कर्ज तथा उसे घटाने के लिए सरकार खर्च में कटौती के उपाय, सामा आदिवासियों की अधिकार रक्षा का विधेयक, सामा संसदीय बिल और अप्रवासियों की समस्या, जो यूरोप के हर देश में किसी न किसी रूप में मुद्दा बनती है। फिनलैंड जैसे देश में कर्ज और खर्च का चुनावी मुद्दा बनाना विरोधाभासी प्रतीत होता है, पर यह सच है। वर्ष 2019 में जब सन्ना मरीन सत्ता में आई थी, तब देश का राष्ट्रीय कर्ज GDP की तुलना में केवल 65% था। महामारी के कारण 2020 में बढ़कर यह 74.8% हो गया था और अब 72.6% के आसपास है। इसके बावजूद दूसरे विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में कर्ज का यह स्तर चिंता का सबब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देशों का कर्ज उनके GDP के बराबर या उससे अधिक हो चुका है। फिनलैंड का कर्ज जर्मनी से थोड़ा अधिक और स्वीडन एवं डेनमार्क से दोगुना से ज़्यादा है। फिर भी फिनलैंड को कर्जदारों की AAA श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ उसकी साख श्रेष्ठ कर्जदार की है। इसका मतलब यह है कि फिनलैंड को सबसे सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकता है। श्रीलंका, पाकिस्तान और लेबनान को फिनलैंड से 2 से 3 गुना दरों और कड़ी शर्तों पर कर्ज मिलता है। फिर भी फिनलैंड के लोग इतिहास के कड़वे सबक की वजह से कर्ज को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। भारत की तरह फिनलैंड को भी 90 के दशक की मंदी में भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। सोवियत संघ के बिखरने से उसके साथ होने वाला व्यापार ठप हो गया था तथा मुद्रा का तेज अवमूल्यन हुआ था। बैंकों पर संकट छाने से बड़ी संख्या में कारोबार दिवालिया हो गए थे, जिससे बेरोजगारी फैल गई थी। इससे निपटने के लिए सरकार को टैक्स बढ़ाने और खर्च घटाने पड़े थे तथा भारी कर्ज लेना पड़ा था। बहुत पहले फिनलैंड यूरोप का अकेला ऐसा देश था
जिसने कर्ज के भुगतान के लिए 1931 में अमेरिका से मिली 1 साल की मोहलत के भीतर अपना कर्ज चुका दिया था। वह पुरानी साख उसके काम आई। फिर भी 2 साल के भीतर उसका कर्ज जीडीपी के 10% से बढ़कर 51% हो गया था। इस समय वैसा आर्थिक संकट तो नहीं है, पर यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के साथ होने वाला व्यापार ठप है। कोविड की मार से उभरी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा संकट और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। धीमी अर्थव्यवस्था के कारण राजस्व कम हो गया है तथा जनकल्याण और सरकार के खर्च बढ़ रहे हैं। लोगों की उम्र लंबी होने से पेंशनभोगियों की संख्या बढ़ रही है और काम करने वालों की घट रही है। पूरा यूरोप और जापान इस समस्या से जूझ रहे हैं। फ्रांस में तो पेंशन सुधारों के विरोध में उग्र आंदोलन चल रहा है। भारत को भी देर सवेर इस समस्या से दो चार होना होगा। सवाल उठता है कि कर्ज टैक्स बढ़ा कर कम किया जा सकता है, उसके लिए जन कल्याण के खर्च में कटौती की ही बात क्यों हो रही है? उत्तर यह है कि फिनलैंड यूरोप ही नहीं, सारे विकसित देशों में सबसे अधिक टैक्स लेने वाला देश है, लेकिन बदले में स्कूल से लेकर कॉलेज तक शिक्षा और इलाज मुफ्त है। सबको पेंशन मिलती है और गर्मियों में 1 माह की छुट्टी मिलती है। यही कारण है कि फिनलैंड शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली हर पैमाने में चोटी पर रहता है। फिनलैंड के लोगों के खुश रहने के कारणों पर कई सर्वेक्षण हुए हैं। उनसे 3 कारणों का पता चलता है। पहला, फिनिश लोग दिखावे और होड़ से दूर रहते हैं। निजी विमान रखने वाले भी मेट्रो में चलते नज़र आते हैं। दूसरा, लोगों का प्राकृतिक प्रेम। लोग गर्मियों की छुट्टियां एक रस्म की तरह प्रकृति के बीच बिताते हैं। तीसरा, सबसे अहम कारण है पारस्परिक भरोसा। पिछले साल दुनिया के 16 शहरों में 192 बटूर गिराकर एक प्रयोग किया गया। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में गिराए गए 12 बटुओं में से लोगों ने 11 लौटाए थे, जो एक रिकॉर्ड था। फिनिश लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी को महत्व देते हैं। यही कारण है कि चुनाव नतीजों में 19-20 का फर्क होने पर भी न कोई महंगाई हो रहा है, न कोई हंगामा हो रहा है और न ही कोई खरीद फरोख्त। वैसे भी यहाँ चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होते हैं। जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसके अनुपात में संसद की सीटें मिल जाती हैं। कंजर्वेटिव राष्ट्रीय मोर्चे को 20.8% वोटों से 48 सीटें मिली हैं, जबकि फिन्स राष्ट्रवादी मोर्चे को 20.1% वोटों से 46 सीटें और प्रधानमंत्री सन्ना मरीन को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 19.9% वोटों से 43 सीटें हासिल हुई हैं। फिनलैंड में अमेरिका, इजराइल और भारत की तरह हंगामा नहीं होता। ज़्यादा सीटें पाने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री मरीन ने अपनी हार मानकर कंजर्वेटिव राष्ट्रीय मोर्चे के नेता पूर्व वित्त मंत्री पत्तेरी ऑर्पो को जीत की बधाई दी है, परंतु ऑर्पे के लिए भी नई सरकार के गठन का काम आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके कंजर्वेटिव मोर्चे और फिन्स राष्ट्रवादी मोर्चे के बीच यूरोप और आप्रवासन को लेकर गहरे मतभेद हैं। अगला विषय है भारत की चेतावनी। पिछले कुछ महीनों से अनेक पश्चिमी देशों में हो रही भारत विरोधी गतिविधियों से भारत का चिंता होना स्वाभाविक है। इन उग्र एवं हिंसक गतिविधियों का उद्देश्य भारत में अस्थिरता और अलगाववाद को उकसाना है। बीते माह एक उन्मादी
भीड़ ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के भवन पर लगे तिरंगे को हटाने की प्रयास किया था। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी निंदनीय प्रदर्शन हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों को निशाना बनाया गया तो कनाडा में महात्मा गांधी की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिका में एक भारतीय वाणिज्य दूतावास में आग लगाने की कोशिश की गई। भारत को तोड़कर खालिस्तान बनाने का मंसूबा पाले कुछ संगठन कई पश्चिमी देशों में सक्रिय हैं। जिस प्रकार भारत में पंजाब में शांति भंग करने की कोशिशें हुई हैं और उनके साथ साथ विदेशों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उन्हें देखते हुए यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह सब कुछ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है। भारत ने राष्ट्रीय झंडे तिरंगे को अपमानित करने, भारतीय दूतावासों पर हमला करने, भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाने, मंदिरों में तोड़फोड़ करने की घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन देशों की सरकारों से खालिस्तानी अलगाववादियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा भारतीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रेखांकित किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय झंडे को अपमानित करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जिन देशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं उनसे भारत के अच्छे संबंध हैं। इसके बावजूद ये देश अगर अलगाववादी हिंसा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो यह बेहद चिंताजनक है। दूतावासों और उच्चायोगों तथा विदेश मुल्क के लोगों की रक्षा का दायित्व मेजबान सरकार का है। हालांकि उन सभी सरकारों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, पर फिर भी अलगाववादी नहीं धरे जाते हैं, उपद्रवी तत्वों को नहीं पकड़ा जाता है, तो इस तरह से आश्वासन पर भरोसा करना मुश्किल है। जयशंकर ने देश के क्षोभ को व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका संदेश केवल कथित खालिस्तानियों के लिए नहीं है, ब्रिटेन के लिए भी है। अगर तिरंगे का कोई अनादर करने की कोशिश करेगा तो हम इसे और बड़ा बना देंगे। उल्लेखनीय है कि लंदन उच्चायोग की घटना के बाद बहुत बड़ा झंडा इमारत पर लगाया गया है। अगला विषय है परिवार को बचाने का प्रयास जरूरी। यह आलेख लिखे हैं क्षमा शर्मा जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। गांव में पहले संयुक्त परिवार का अर्थ होता था दादा दादी, माता पिता, चाचा ताऊ, बुआ, उनके परिवार, बाल बच्चे, चचेरे तचेरे, तयेरे, फुफेरे, ममेरे, भाई बहन आदि को भी कुनबे और परिवार के श्रेणी में गिना जाता था। पड़ोसी गांव के लोग भी एक्सटेंडेड फैमिली में शामिल रहते थे। किसके घर में लड़की की शादी है, यह बात गांव भर को पता होती थी और जिसके घर जो हुआ उसे भिजवा दिया जाता था ताकि लड़की वाले पर ज़्यादा बोझ न पड़े। गांव की लड़की माने सबकी लड़की। ऐसा नहीं है कि तब लड़ाई झगड़े दुश्मनियाँ नहीं होती थी, लेकिन आमतौर पर जीवनशैली साधारण थी। संयुक्त परिवार के कारण ही कहानियों की श्रृंखला चलती थी। चौपाल पर किस्से, लोक कथाएँ, नाट्य सब इस जीवन के हिस्से थे। दादा नानी की कहानियाँ यूं ही प्रचलन में नहीं आई थी। बच्चे इनसे कहानी सुनते सुनते सपनों की दुनिया में चले जाते थे। यह एक मजबूत सिस्टम था। बच्चे अपने बुजुर्गों की देखभाल और आदर करना भी सीखते थे। उन्हें बुढ़ापे की लाठी भी कहा जाता था। फिर ऐसा दौर आया कि नौकरी के लिए गांवों से शहरों की तरफ पलायन हुआ। परिवार बिखरने लगे। संयुक्त परिवार का मतलब माता पिता, बच्चे और उनके बच्चे रह गए। एकल परिवार का जोर बढ़ा, जिसमें यह भावना प्रमुख थी कि एकल माने आज़ादी, कोई दखलंदाजी नहीं। यह बात अलग है कि परिवार के बच्चे घरेलू सहायिकाओं और डे केयर सेंटरों
के भरोसे पलने लगे। पति पत्नी में मनमुटाव और बढ़ते तलाक की खबरें सुर्खियां बनने लगीं। हालांकि अब भी ऐसी खबरें कभी कभी आती हैं कि एक परिवार 3 पीढ़ी से इकट्ठा रहता है या कि 7 भाई साथ रहते हैं, लेकिन ये उदाहरण अब आश्चर्य की तरह लगते हैं। छोटे परिवार की अवधारणा ने भी जैसे संयुक्त परिवार के ढांचे पर विराम लगा दिया। इसके अलावा अधिकारवाद का जोर बढ़ा। अधिकार मांगने वाले भूल गए कि कोई भी विचार एक तरफा नहीं होता। अधिकार यदि कर्तव्यों के बिना है तो वे अधूरे हैं। इन पहिए पर जोर बढ़े तो गाड़ी उलट जाती है। अधिकार के साथ कर्तव्य की शिक्षा भी जरूरी है। जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ी, भूमंडलीय और बढ़ते मीडिया के कारण यूरोप अमेरिका हमारे घरों में घुस आए। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर के जरिए हम पश्चिमी जीवनशैली से परिचित होने लगे। विज्ञापन उस जीवनशैली को आदर्श की तरह प्रस्तुत करने लगे। इससे यह विचार भी अपनी जगह बनाने लगा कि पश्चिमी देशों में जो कुछ हो रहा है वही सर्वोत्तम जीवनशैली है। इस बारे में कुछ पश्चिम की बात भी हो जाए। यह लेखिका अक्सर यूरोप जाती रहती हैं। एक बार फ्रांस जाना हुआ था। वहाँ पेरिस स्टेशन के सामने सर्विस अपार्टमेंट लिया गया था। सहकारी होने के कारण होटल में खाने के मुकाबले खुद खाना बनाना ज़्यादा अच्छा लगा। बच्चे भी साथ थे। एक दिन लिफ्ट से उतर रहे थे। उसमें एक बहुत बुजुर्ग महिला भी थी। वह इस लेखिका की बहू से हमारे बारे में फ्रेंच में पूछने लगी। जब पता चला कि हमारे साथ जो लड़की है हम उसके सास ससुर हैं तो वह बहुत खुश हुई। कहने लगी, इनका खूब ध्यान रखना। तुम्हारे इंडिया में फैमिली अभी बहुत बची हुई है। यह बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे तो कभी कभार आते हैं। मैं अकेले ही रहती हूँ। सारा काम खुद करती हूँ। क्या करूँ? जब तक जिंदा हूँ करना ही पड़ेगा। एक घटना स्विट्जरलैंड की है। सर्न में काम करने वाली एक वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिक की मां बीमार थी। वे छुट्टी लेकर अपनी मां की देखभाल में गई थी। अस्पताल में नर्सें और डॉक्टर उन्हें देखकर चकित होते। एक दिन एक महिला डॉक्टर ने कहा, तुम कितनी अच्छी बेटी हो। यहाँ तो जितने भी बूढ़े मरीज हैं उनके बच्चे कभी आते ही नहीं। बस कभी कभार फ़ोन कर कह देते हैं कि मृत्यु हो जाए तो बता देना। बहुत से यह भी नहीं करते। यूरोप या अन्य पश्चिमी देशों में लोग समझते हैं कि भारत में परिवार सुरक्षित हैं। यहाँ सब एक दूसरे की देखभाल करते हैं, लेकिन अकेले रहने की भावना और कौन जिम्मेदारी उठाए की सोच में ने हमें भी उसी तरफ धकेल दिया है। तब कई बार ये कहावतें याद आती हैं कि जो आज जवान है जिम्मेदारी उठाने से मना कर रहा है, कल वह भी बूढ़ा होगा, उसकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं उठाएगा। पश्चिम का रहन सहन हम सीख रहे हैं, बोली वाणी के पीछे दौड़ रहे हैं, मगर वहाँ न केवल बुजुर्ग बल्कि युवा भी कितने अकेले हैं। इससे कोई सबक नहीं लेते। सच यह है कि जब तक अपने ऊपर आकार नहीं पड़ती हम कुछ नहीं सीखते। परिवार को जिस तरह से धक्के दिए जा रहे हैं, हर तरह के शोषण का कारण भी बताया जा रहा है। एकल जीवन की अच्छी तस्वीरें पेश की जा रही हैं। ऐसे में परिवार जैसे संस्था को बचाए रखना दुष्कार्य है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा इसी चिंता को रेखांकित करती है। हमें सोचना होगा कि कुछ सबक लेना होगा। अगला विषय है अंटार्कटिका के संरक्षण की कवायद। अंटार्कटिका के संरक्षण की कवायद। यह आलेख लिखे हैं सुधीर कुमार, जो एक टिप्पणीकार हैं। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक अंटार्कटिका में
के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने, 1959 की अंटार्कटिका संधि को प्रभावित बनाने तथा पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत एक 10 सदस्यीय अंटार्कटिका शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति के गठन करने की सिफारिश के अतिरिक्त वहां जाने वाले भारतीयों की जिम्मेदारी भी तय करती है। अंटार्कटिका के संरक्षण और वहां के जीव जंतुओं, प्राकृतिक संसाधनों और वातावरण पर हर तरह के गैर जरूरी हस्तक्षेप को रोकने के निमित्त भारत कितना गंभीर और संवेदनशील है, यह विधेयक इस बात की पुष्टि करती है। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। बर्फ से ढके होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। यह एक निर्जन क्षेत्र है, तथापि इसकी महत्ता कई रूपों में दृष्टिगोचर होती है। मानव बसावट और हस्तक्षेप से कोसों दूर यह क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। यहाँ भारत समेत कई देशों ने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। भारत ने अब तक यहाँ 3 अनुसंधान केंद्र, दक्षिण गंगोत्री 1984 से 90, मैत्री 1989 और भारतीय 2012 स्थापित किए हैं। अंटार्कटिका की स्वच्छ हवा, पानी और बर्फ वैज्ञानिकों के लिए बदलती जलवायविक दशाओं के अध्ययन और विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया है। वहीं वैश्विक तापमान के प्रभाव को कम करने में अंटार्कटिका के बर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सूर्य की कुछ किरणों को विक्षेपित कर तापमान को जीवित रहने योग्य बनाने में सहयोग होते हैं। दूसरी ओर ध्रुवों में होने वाला परिवर्तन दुनिया भर में मौसम, जलवायु और समुद्र के स्तर को प्रभावित करता है। अंटार्कटिका के बर्फ की स्थिति तटीय शहरों का भाग्य निर्धारित करती है। इसके पिघलने से समुद्र का स्तर और दुनिया भर में जल प्लावन का खतरा बढ़ जाएगा। यहाँ के ध्रुवीय क्षेत्र और संबद्ध महासागर व्हेल, डॉल्फिन समेत सैकड़ों प्रजातियों का घर है। अंटार्कटिका का बर्फ पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत भी है। अंटार्कटिका का बर्फ पृथ्वी पर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत भी है। बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण अंटार्कटिका की प्रकृति भी तेजी से बदल रही है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 30,000 पर्यटक आते हैं, जो कचरा उत्पन्न कर प्रदूषण फैलाते हैं। जो यहाँ की जलवायु सहन नहीं कर पाते, वे यहीं दम तोड़ देती हैं। उनका शव भी यहाँ प्रदूषण फैलाता है। इन सब से अंटार्कटिका के प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुँच रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम, जीवाश्म ईंधन पर रोक लगा, वनों का संरक्षण कर एवं अंटार्कटिका का केवल वैज्ञानिक उद्देश्य से उपयोग कर हम इस महाद्वीप को बचाने में अपनी सहभागिता दर्ज कर सकते हैं। अंटार्कटिका को बचाना धरती पर मानव अस्तित्व को बनाए रखने की दिशा में भी एक जरूरी कदम होगा। अगला विषय है देश दुनिया से। हरित नीति लक्ष्यों को लागू करे यूरोप। हरित नीति लक्ष्यों को लागू करे यूरोप। गत वर्ष यूरोप के अधिकांश हिस्सों को अभूतपूर्व सूखे कर सामना करना पड़ा था। यहाँ 500 वर्षों का सबसे भयानक सूखा था। फ्रांस के 5 उत्तरी प्रांतों में आपातकाल घोषित कर दिया गया। स्पेन के जलाशयों की क्षमता में 36% की कमी दर्ज हुई। इटली में देश की सबसे बड़ी नदी पो का जलस्तर सामान्य से 6 गुना कम दर्ज हुआ। पूर्वी यूरोप भी गर्मी से प्रभावित हुआ था। हंगरी में
झीलें और नदियाँ गायब हो गईं क्योंकि देश का 90% भूभाग सूखे का सामना कर रहा था। बारिश की कमी के कारण पोलैंड में खेत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कम पैदावार के कारण इस क्षेत्र को लगभग 1.35 बिलियन यूरो का नुकसान हुआ। रोमानिया में जंगल की आग में 7 गुना वृद्धि हुई। इन विनाशकारी प्रभावों के बावजूद मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों की राष्ट्रीय नीतियों में जलवायु आपातकाल का अभाव नजर आता है। सरकारें जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और यूरोप में हरित नीति लक्ष्यों को लागू करने से पीछे हट रही हैं। पिछले वर्ष शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध ने हरित ऊर्जा से दूरी बनाने का औचित्य प्रदान किया, क्योंकि युद्ध के कारण पूरे महाद्वीप को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा। यूरोप के कई देशों ने परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ा दी है, जबकि मध्य और पूर्वी यूरोप में हरित नीतियों को लागू करना आसान नहीं है। सरकारों को समझने की आवश्यकता है भविष्य के जलवायु संकटों का सामना करने के लिए हरित नीति लक्ष्यों को लागू करना महत्वपूर्ण है। जलवायु संकट से आंखें मूंदे रहना महंगा साबित हो सकता है। यह मध्य और पूर्वी यूरोप के जीवन स्तर और कल्याण पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। वैश्विक स्तर पर जलवायु संकट में योगदान दे सकता है। अगला आलेख है सभी राज्यों की एक हो बिजली दर। बिहार को केंद्र से अन्य राज्यों की तुलना में अधिक दर बिजली दी जाती है, जिससे परेशानी होती है। बिजली खरीदने में बिहार सरकार को अधिक खर्च करना पड़ता है। इसलिए वन नेशन व टैरिफ उठाने की मांग लगातार की जा रही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की अपेक्षा बिहार को अधिक कीमत पर केंद्र से बिजली खरीदने पड़ती है। इसका नुकसान बिहार के लोगों को होता है। इसको लेकर बिहार के सांसदों को लोकसभा में आवाज़ उठानी चाहिए। इससे राज्य की जनता को लाभ होगा। अगला विषय है फर्जी बीवी से सावधान रहें छात्र। फर्जी बीवी से सावधान रहें छात्र। भारत के विभिन्न हिस्सों में 23 फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को आगाह किया कि वे इन संस्थानों में दाखिल नहीं लें। इन फर्जी संस्थानों को डिग्री देने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में 8, उत्तर प्रदेश में 5, पश्चिम बंगाल में 2, ओडिशा में 2, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में 1-1 हैं। इसके अलावा लखनऊ का एक संस्थान और नई दिल्ली का भी एक संस्थान को यूजीसी अधिनियम 1956 का उल्लंघन करते पाया गया है। इसलिए छात्र ऐसे संस्थानों से सावधान रहें। अगला विषय है पश्चाताप। जगत में प्रत्येक वस्तु का अपना मूल्य है, एक महत्व है। किसी भी वस्तु का तिरस्कार नहीं किया जा सकता। भगवान और भागवत भिन्न नहीं है। इस प्रकार जगत और ईश्वर भी पृथक नहीं है। अतः हमें विश्व की प्रत्येक वस्तु की आधारभूत एकता पर दृष्टि रखनी चाहिए। हमें उन सब विधि विधानों का आदर करना चाहिए जो व्यक्ति के आत्मबोध के लक्ष्य की ओर प्रगति में सहायक होते हैं। चाहे आपने कितने ही पाप क्यों न किए हों, उन्हें सत्कर्मों तथा आत्मशुद्धि के लिए किए गए साधनों द्वारा धोया जा सकता है और अंततः आत्मबोध की प्राप्ति की जा सकती है। सच्चे हृदय से पश्चाताप करने पर प्रत्येक पापी के लिए मुक्ति की संभावना है। ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसे पश्चाताप से धोया न जा सके। किंतु हम स्नान करते हुए हाथी जैसे न बने, जो पानी से बाहर आते ही मिट्टी ले कर फिर से अपने शरीर पर उड़ेल
लेता है। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। जीवन की राह पर चलते चलते हमसे भूलें हो सकती हैं। भूल हो जाए तो निराश होकर न बैठ जाएं। यदि हम फिसल कर गिर जाएं तो हमें यह सोच कर वहीं पड़े नहीं रहना चाहिए कि यहाँ ज़मीन पर पड़े रहने में कितना सुख है। हमें उठकर फिर से अपने गंतव्य की ओर चल देना चाहिए। गिरने पर निराश होने की जगह उठ खड़े हों और आगे चलें। यदि आप पेंसिल से लिख रहे हैं और कोई गलती हो जाए तो उसे रबर से मिटाकर ठीक कर सकते हैं, परंतु यदि इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहेंगे तो कागज़ फट जाएगा। जब हम गलतियां करें तब भी सच्चे मन से कोशिश करें कि उन्हें फिर से ना दोहराएं। गलती मनुष्य से ही हो जाती है, किंतु हमें सावधान रहना चाहिए तथा हार नहीं मानना चाहिए। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए हमें किसी को अयोग्य घोषित कर नकारना नहीं चाहिए। स्वीकारने का दृष्टिकोण अपनाएं। लोग भूलें करते हैं क्योंकि वे अपने सत्य स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, अतः उनकी अपेक्षा अथवा निंदा करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें उन्हें सही ज्ञान देकर उनका मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा सहित इस और प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।